जलवायु विज्ञान का मतलब क्या होता है? तो इस धरती पर, इस धरा पर जितने भी प्रकार की जलवायु जहां पाई जाती हैं, उन विभिन्न प्रकार की जलवायु का अध्ययन ही जलवायु विज्ञान है। तो विभिन्न प्रकार के जलवायु का, विभिन्न प्रकार के क्लाइमेट का जो अध्ययन है वही जलवायु है। अब बात आती है जलवायु क्या है? तो जलवायु को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जलवायु दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जल धन वायु, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। लेकिन यह दो शब्दों में ही बंधा हुआ नहीं है। जल धन वायु दो चीजों से मिलकर बना हुआ। यहां जलवायु का मतलब यह हुआ, जलवायु का तात्पर्य यहां पर यह होता है कि किसी स्थान विशेष पर, कोई निश्चित स्थान कहीं हो, मान लीजिए हम इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत में वातावरण में पृथ्वी के चारों तरफ, अब पृथ्वी के चारों तरफ की स्थितियों में भारत की बात कर रहा हूं। अगर हम जलवायु को भारत के संदर्भ में लें, स्थान विशेष अगर हम भारत की ही बात करें मोटी मोटा, तो हम ये कह रहे हैं कि किसी स्थान विशेष मतलब कि भारत के वातावरण में नमी की मात्रा कैसी है। नमी माने आप जानते हैं हवाओं में नमी होती है और फिर वही वर्षा के रूप में जमीन पर आती है, उसी से ओस पड़ती है, उसी से ओलावृष्टि होती है, उसी से बर्फबारी होती है। आप सारा देखते हैं तो वातावरण में जो जलवाष्प की मात्रा है, नमी की मात्रा है, और उस स्थान विशेष पर सूर्य का जो प्रकाश है वो किस स्थिति में है, कितने समय तक वहां सूर्य का प्रकाश मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलने के साथ साथ वहां पर सूर्य की स्थितियां वर्ष भर कैसी रहती हैं। मतलब ये कि वहां के लोगों को या वहां के स्थान को, उस स्थान को या उस स्थान पर सूर्य का प्रकाश कितनी अवधि तक और किस तीक्ष्णता और तीव्रता के साथ प्राप्त होता है। तो सूर्य का प्रकाश, वातावरण में नमी और हवाओं की दिशा, जलवायु, वायु जो है, हवा जो है, उसकी दिशा वहां क्या है, इन सारी चीजों को सम्मिलित रूप से हम जलवायु कहते हैं। मैं पूरा जान पा रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा और अभी समझ में आना भी नहीं चाहिए। तो जलवायु का मतलब ये होता है, तो चूंकि पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है वह जीव जाति पर बहुत प्रभाव डालता है। जहां का जैसा वायुमंडल होगा वहां वैसी वनस्पतियां होंगी, वैसे जीव होंगे। तो जहां सूर्य का टेम्परेचर ज्यादा प्राप्त होगा वहां वनस्पतियां अच्छी होंगी, जहां सूर्य का टेम्परेचर ज्यादा प्राप्त होगा वहां पौधे उतने ही हरे भरे होंगे, जहां सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त होगा पौधे कम हरे भरे होंगे, वनस्पतियां कम होंगी। जहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा समय तक प्राप्त होगा वहां ज्यादा जो जल स्रोत हैं, चाहे नदी हो, चाहे झील हो, चाहे सागर हो, वहां वाष्प ज्यादा बनेगा, वाष्प ज्यादा बनेगा तो वर्षा भी ज्यादा होगी। तो सूर्य के प्रकाश की क्या कंडीशन है, यह भी जलवायु का एक घटक है। और सूर्य का प्रकाश जीव जाति के जीवन को बहुत प्रभावित करता है। आप भली भांति जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे करते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जहां कम प्राप्त होगा हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम करेंगे, जहां ज्यादा प्राप्त होगा, ज्यादा अवधि तक प्राप्त होगा, वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो ज्यादा करेंगे। सूर्य का प्रकाश जहां ज्यादा प्राप्त होगा वहां नदी, झील और समुद्र से वाष्प ज्यादा बनेगा और वहां के हवाओं में ज्यादा नमी होगी, और नमी होगी तो वहां वर्षा भी ज्यादा होगी, है ना। बातें मेरी समझ में आई। तो जलवाष्प और आपने सूर्य का प्रकाश देखा। दूसरी बात है पवन की दिशा। पवन की दिशा भी स्थान विशेष पे बहुत प्रभाव डालती है। अगर माना कि कोई नम हवाएं हैं और उसकी दिशा, जैसा कि आप अपने भारत में देखते हैं मानसूनी हवाएं, जो हमारे यहां मानसून है जब वो केरल की ओर आता है उसकी दिशा भारत की ओर होती है तो वर्षा होती है।
वर्षा ऋतु आती है, वर्षा होती है, और जो वर्षा ऋतु आती है तो आप देखते हैं हमारे यहां मक्का, बाजरा और धान की फसलें बोई जाती। अगर पवन की दिशा इधर नहीं होती तो क्या ये नमी से लदी हुई हवाएं भारत की भूमि पर आती और केरल, महाराष्ट्र और बंगाल और पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत में क्या वर्षा इस ढंग से हो पाती? अगर पवन की दिशा, लौटते हुए पवन की दिशा और पूर्व दक्षिण की नहीं होती तो क्या लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में वर्षा कर पाता? नहीं कर पाता। इसका मतलब यह हुआ कि पवन की दिशा और हवा में जो जलवाष्प की मात्रा है और उस स्थान विशेष पे जो सूर्य के प्रकाश की कंडीशन है, ये तीनों सम्मिलित रूप से मिलाकर के जलवायु कहलाती है। तो किसी स्थान विशेष पे प्रकाश कितने समय तक मिल रहा है, वहां की हवाओं में नमी क्या है, हवाओं की दिशा क्या है, ये सम्मिलित रूप से इन सब चीजों को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। अगर कहीं पर सूर्य का प्रकाश ठीक ठाक मिल रहा है, हवाओं को नमी भी मिल रही है, पवन की दिशा अवथल की ओर है, तो वहां की जलवायु को आप कहेंगे कि अगर सूर्य ज्यादा समय तक मिल रहा है तो उष्ण हो गया। हवाओं में नमी है तो आप क्या कहेंगे? आर्द्र होगी। आप बोलेंगे उष्ण आर्द्र जलवायु वहां की है। उष्ण है, गर्म एरिया है, आर्द्रता भी ज्यादा है। अगर कहीं पर उष्ण ज्यादा है और नम हवाओं की दिशा उधर नहीं है, उष्ण और शुष्क जलवायु, आप कहेंगे कि उष्ण है और हवाओं में नमी नहीं है। जैसे मरुस्थल की एरिया में गर्मी तो खूब होती है, हवाओं में नहीं होती है, तो कहा जाता है कि वहां की जलवायु कैसी है? उष्ण और शुष्क है। जहां पर वर्षा ज्यादा होती है और गर्मी भी ज्यादा है तो हम कहते हैं उष्णार्द्र है। जहां पे मौसम ठंडा होता है, वर्षा भी नहीं होती है, तो हम क्या कहते हैं? वहां की हवाएं कैसी हैं? शीत हैं, ठंडी हैं। तो कुल मिला जुला करके किसी स्थान विशेष की जो मौसमी परिस्थितियां लंबे टाइम तक रहती हैं उसी को जलवायु कहते हैं। और मौसम क्या होता है? फंस गया, मैं मौसम पर आ गया टपक से कूद करके। तो किसी स्थान विशेष पर सूक्ष्म समय के लिए, कुछ टाइम के लिए जो वहां पर पर्यावरणीय दशाएं होती हैं कि वहां अचानक वर्षा होने लगे, अचानक टेम्परेचर डाउन हो जा, सूर्य के टेम्परेचर की क्या स्थिति है, हवाओं की क्या दशा है, उसमें हवाओं में उपलब्ध आर्द्रता की क्या दशा है, अचानक जो इनमें परिवर्तन को हम देखते हैं उसको मौसम कहते हैं। आप देखते हैं कि अचानक बहुत गर्मी हो गई तो आप कहते हैं मौसम बदल गया, अचानक ठंडा हो गया तो कहते हैं मौसम बदल गया, अचानक वर्षा आ गई तो कहते हैं मौसम बदल गया, और वर्षा चली गई तो आप कहते हैं मौसम बदल गया। मतलब ये कि जो अचानक आप मौसम, ये अचानक जो पर्यावरण में जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, अब परिवर्तन किसका होगा? टेम्परेचर का होगा, आर्द्रता का होगा, हवाओं का होगा। यही है पर्यावरणीय दशाएं। पर्यावरण के यही कारक हैं जो उसमें क्या करते हैं? मौसम और जलवायु में परिवर्तन करते हैं। अगर धूप बहुत ज्यादा हो गई तो आप कहते हैं मौसम ठीक हो गया, वर्षा आ गई मौसम सुहाना हो गया, वर्षा नहीं आ रही है, टेम्परेचर ज्यादा है, वातावरण में आर्द्रता बहुत बढ़ गई है, तो आप कहते हैं मौसम कैसा है? उमस भरा मौसम है। मतलब अर्थात मौसम में परिवर्तन कौन ला रहा है? टेम्परेचर ला रहा है, आर्द्रता उसमें नमी ला रही है और हवाएं ला रही हैं। यही तीनों स्थान विशेष पर, इन्हीं तीनों के प्रभाव को अगर अल्पकालिक देखा जाए तो मौसम कहलाता है, और दीर्घकालिक इनका प्रभाव देखा जाए तो जलवायु कहलाती है। इसका मतलब यह हुआ कि मौसम का सामान्यीकरण, मौसम का औसतीकरण ही जलवायु है। जैसे माना भारत के संदर्भ में पूछा जा कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत का मौसम नहीं पूछा जाएगा, मौसम तो अल्पकालिक है। मौसम तो यह पूछा जाएगा कि आजकल मौसम कैसा है, आजकल जलवायु नहीं पूछा जाता है। जलवायु पूछा यह जाएगा कि साल भर मिला जुला के कैसा रहता है, तो आप कहते हैं साल भर मिला जुला के ठीक रहता है। औसत गर्मी रहती है, औसत ठंडी रहती है, बहुत दिन तक ठंडी भी नहीं रहती, बहुत दिन तक गर्मी भी नहीं रहती है ना। और वर्षा भी औसत दिन तक हो जाती, ठंडी भी औसत दिन तक हो जाती है। बातें मेरी समझ में आ रही हैं?
तो आप पूरा पूरा ये समझ पा रहे होंगे कि पृथ्वी के चारों तरफ जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, जिसमें हवाएं हैं, आर्द्रता है, सूर्य का प्रकाश है, ये स्थान विशेष विशेष पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की होती है। अगर हम भूमध्य रेखा पर जाएं तो सूर्य लंबवत चमकता है वर्ष भर, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। वहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य हमेशा वहां लंबवत चमकता है। लंबवत के 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, हमेशा लंबवत नहीं चमकता, क्योंकि उस स्थान बदलता रहता है, लेकिन 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात हमेशा होती है। इसलिए वहां पर सूर्य का जो प्रकाश है वो ज्यादा प्राप्त होता है। अक्सर सूर्य भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द ही रहता है, क्योंकि जाते समय 23.5 अंश उत्तर दक्षिण जाता तो है, लेकिन जाते आते समय ज्यादा समय तो भूमध्य रेखा के आस ही पास रहता है। इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास ज्यादा गर्मी होती है। ज्यादा गर्मी होने के नाते अगर आसपास कहीं सागर है तो वहां पे वाष्प भी ज्यादा बनता है, और ज्यादा गर्मी और ज्यादा जलवाष्प के नाते वर्षा भी ज्यादा होती है। बड़े बड़े वन पाए जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। तो परिस्थितियां क्या हैं वहां? वर्ष भर आप देखते हैं, वर्ष भर का जो मौसम है, जिसे जलवायु कहते हैं, वहां पे क्या होता है? उष्ण और आर्द्र होती है। गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है और हवाओं में नमी भी बहुत ज्यादा होती है। तो जब नमी ज्यादा होती है तो उसको आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कहते हैं। गर्मी के मौसम में जब बरसात का मौसम आता है, शरीर चिपचिपी हो जाती है, तो आप कहते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। इट मीन्स हवाओं में नमी की मात्रा बढ़ गई है। और जब हवाओं में नमी की मात्रा ज्यादा होती है तो हमारे शरीर से वह नमी ग्रहण नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि हवाओं में नमी ग्रहण करने की क्षमता होती है, एक लेवल से ज्यादा वह नमी नहीं ले पाती। क्यों? क्योंकि पहले से ही नमी को लेकर चल रही है। तो बरसात के महीने में हवाओं में नमी बढ़ जाती है, तो आप देखेंगे कि आप स्नान कर लेते हैं, शरीर जल्दी नहीं सूखती है। लेकिन इस ठंडक के महीने में अभी आप जैसे स्नान कर लेते हैं, शरीर पूरा नहीं पोंछते हैं, तभी आप देखते हैं कि शरीर पूरी सूख जाती है। क्यों? क्योंकि इस समय की हवा बड़ी शुष्क होती है, और शुष्क होने के नाते नमी को ज्यादा ग्रहण करने की क्षमता होती है। लेकिन गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में, बरसात में तो हवाओं में लबालब नमी भरी रहती है। बहुत कम ही आप देखिए बरसात में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर से नमी को ग्रहण कौन करता है? कपड़ों से नमी को ग्रहण कौन करता है? वायु करती है, और वायु में ऑलरेडी पहले से आर्द्रता है, नमी है। तो बात समझ में आई? मौसम थोड़ा समझ में आया, जलवायु थोड़ी समझ में आई, और इसको पढ़ना जरूरी है इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के लिए जलवायु और मौसम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जलवायु बहुत महत्व रखती है, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। अब बात आती है, जलवायु क्या आप समझ चुके हैं, मौसम क्या ये भी समझ गए? मौसम अल्पकालिक है, मौसम थोड़े समय का होता है, और जलवायु लॉन्ग टाइम की होती है। लेकिन इसमें सम्मिलित किसको किया जाता है? सूर्य के प्रकाश की स्थिति को, वायु की दिशा को, और किसको? हवाओं में नमी को सम्मिलित किया। इन्हीं तीनों के प्रभाव को हम देखते रहते हैं। अगर अल्पकालिक देखते हैं तो मौसम होता है, और दीर्घकालिक देखते हैं तो जलवायु होती है। ये हो गया। अब आते हैं वायुमंडल को देखते हैं। वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के चारों तरफ हवा का एक आवरण होता है। पृथ्वी के चारों तरफ हवा का एक आवरण होता है। उस हवाओं में गैसें होती हैं। हवाओं में क्या होती हैं? गैसें होती हैं। हवा में, वायु में क्या होती है? गैसें होती हैं। और गैसें कौन सी होती हैं? गैसों को आप देखकर उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और आप देख पा रहे हैं नियान, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनान, बहुत सारी गैसें होती हैं। ठीक है ना? तो पृथ्वी के चारों तरफ वायु या वायु या हवाएं पाई जाती हैं, और उस वायु में क्या होती हैं? गैस, बहुत सारी गैसें होती हैं। गैसों के साथ साथ वायु में धूल के कण भी होते हैं। धूल नहीं होती वायु में? होती है।
धूल के कण भी होते हैं, धुएं के भी कण होते हैं, होते नहीं होते हैं, गैसें होती हैं, धूल कण होती हैं, उसमें राख भी होती है, धुएं होते हैं, धुएं में राख होती है, उसमें लवण भी कुछ होते हैं, सॉल्ट भी होते हैं। समुद्री एरिया से गुजरेंगे तो वहां की हवाओं में साल्ट पाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरेंगे तो वहां की हवाओं में राख पाई जाती है, राख के कण पाए जाते हैं, है ना। और जलवाष्प, जब जल के स्रोतों से गुजरेंगे, नदी झील से गुजरेंगे, सागर से गुजरेंगे, तो वहां की हवाओं में नमी की मात्रा भी ठीक ठाक पाई जाती है। क्यों? तो हवा में क्या होता है, वायु में क्या होता है, गैसें होती हैं, धूल होते हैं, राख होती है ना, और जल के क्या कण होते हैं, है ना, उसमें जलवाष्प होती है। किसके रूप में? वाष्प के रूप में होती है, भाप के रूप में होती है। लेकिन हवाओं में कंडेंसेशन जब हो जाता है, कैसे होता, किस प्रकार से होता, आगे बताऊंगा। तो वर्षा भी हो जाती है। तो आपने देखा, मौसम को देखा, मौसम के साथ साथ आपने जलवायु को देखा, जलवायु के साथ साथ आपने वायु को देखा कि पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक घेरा होता है, और उस वायु में गैसें होती हैं, धूल के कण होते हैं, राख होती है, जलवाष्प होती है ना। इनके सम्मिलित रूप को ही क्या बोलते हैं? हवा बोलते हैं। सम्मिलित रूप को ही हवा या वायु बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब वायुमंडल पे विचार किया जा तो पृथ्वी के चारों तरफ जो हवाएं पाई जाती हैं, उन हवाओं में गैसों की मात्राएं होती हैं, और उन गैसों में बहुत सारी गैसें होती हैं, और सबसे अधिक उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। आपका क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा या वायु पाई जाती है, उस हवा या वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? नियर अबाउट 78%, मतलब कुल मिला जुला करके 3/4 भाग से भी अधिक कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है। जो सांस, जो हवाएं हम अपनी नाक से अंदर ग्रहण कर रहे हैं श्वसन क्रिया में, उन हवाओं में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। तो वातावरण में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजन की होती है। और उसका परसेंटेज कितना होता है? उसका परसेंटेज 78% के आसपास होता है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा दूसरे नंबर पर आती है। हवाओं में ऑक्सीजन किस नंबर पर आती है? दूसरे नंबर पर आती है। तो वातावरण में वह कौन सी गैस है जो अनुपात में दूसरे नंबर पर है, और उसकी मात्रा कितनी है? 21%। और वह गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। तीसरे नंबर पर आर्गन है। आर्गन 0.93% होती है। आर्गन कितनी होती है? 0.93% होती है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती, बहुत महत्वपूर्ण है। और ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु में गैसों पे अनुपात के मामले में चौथे नंबर की है, और इसका परसेंटेज 0.03% होता है। बढ़िया से जान लीजिएगा, 0.03%। इसको भी जान लीजिएगा बढ़िया से। ये तीन को एकदम बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03%। ठीक है ना। उसके बाद नियान होती है, फिर ओजोन होती है, ये बहुत कम मात्रा में होती हैं, फिर हीलियम होती है और हाइड्रोजन होती है। अब हम आते हैं हाँ, इस पे आते हैं नाइट्रोजन। थोड़ी सी नाइट्रोजन पे चर्चा कर लें, अच्छा है। तो वातावरण में आप जान चुके हैं, ये जो गैसें हैं जिनको आप सांस ले रहे हैं, इससे सबसे ज्यादा किस गैस की मात्रा है? नाइट्रोजन की मात्रा है। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। अब दूसरी बात, ये नाइट्रोजन वातावरण में किस फॉर्म में है? गैसीय फॉर्म में होती है। तो पौधों को नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है। तो पौधे नाइट्रोजन को कैसे प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? देखिए, गौर करिएगा। हम लोग तो क्या हैं,
हम लोग उपभोक्ता में आते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं। पेड़ पौधों से ही हम भोजन प्राप्त करते हैं। हमको जो नाइट्रोजन जिस भी रूप में, प्रोटीन का बहुत बड़ा अंग नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन का। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन हमको मिलता कहां से है? प्रोटीन हमको किससे लेते हैं? वनस्पतियों से लेते हैं ना, ज्यादा। कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे, मांसाहारी लोग कहीं और से भी लेते हैं, लेकिन वो मांसाहारी कहां से लेता है? वह भी तो वहीं से लेता है, वह भी तो गैसों कह रहा हूं, वह भी तो पेड़ पौधों से लेता है। बातें मेरी समझ में आ रही हैं? तो गौर करिएगा, जो प्रोटीन है, प्रोटीन का में बहुत बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन का होता है, और इस नाइट्रोजन को पेड़ पौधे कैसे प्राप्त करते हैं? क्योंकि हम प्रोटीन तो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, और पेड़ पौधे जब प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो वो नाइट्रोजन कहां से प्राप्त करते हैं? क्या वातावरण में जो मुक्त रूप में गैसें हैं, पेड़ पौधे उनको लेने में सक्षम हैं? हम कहेंगे नहीं, उनको प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। तब बात आती है कि लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में कॉलोनी बना करके कुछ बैक्टीरिया रहती हैं। जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं, जिनकी जड़ें ऐसे छोटी छोटी झकड़ा टाइप की होती हैं, जैसे मटर वगैरह, सरसों वगैरह होती हैं, है ना, इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाई जाती है। कौन सी बैक्टीरिया? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाई जाती है, जिसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करती हैं? जो वातावरण में नाइट्रोजन है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करती हैं, और अमोनिया को तोड़ करके नाइट्रेट्स और नाइट्राइड में कन्वर्ट कर देती हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे, जिनकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाई जाती है, जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो वातावरण में मुक्त रूप में, जो गैसीय रूप में जो नाइट्रोजन है, उसको अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देती हैं, और पौधे इसी नाइट्रेट और नाइट्राइट को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जो वातावरण में मुक्त नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को पौधे कैसे प्राप्त करते हैं? वो राइजोबियम के द्वारा। राइजोबियम ही उसे क्या करता है? नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में जमीन में, मिट्टी में फिक्स करता है। मिट्टी में वो फिक्स करता है, ठीक है ना। और जब पौधे मर जाते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं, तो एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती है, जो इसको नष्ट करके नाइट्रोजन को फिर वातावरण में मुक्त कर देती है, और नाइट्रोजन का एक चक्र कर चलता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वातावरण के नाइट्रोजन को क्या करती हैं? जमीन में फिक्स करती हैं। जमीन से पौधे लेते हैं, और पौधे जब नष्ट हो जाते हैं तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करती हैं? उससे फिर नाइट्रोजन को गैस के रूप में मुक्त कर देती है। इसलिए नाइट्रोजन फिक्सिंग और नाइट्रोजन फाइंग, ये दोनों बैक्टीरिया क्या करती हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग फिक्स करती है वातावरण की मुक्त नाइट्रोजन को, किसमें? जमीन में। जमीन से पौधे लेते हैं, और पौधों से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करती है? उनसे फिर नाइट्रोजन को वातावरण में मुक्त कर देती है। समझ में आ रहा है ना? आपने देखा यहां पर ये वातावरण में क्या है? नाइट्रोजन गैसें हैं, नाइट्रोजन है। इन नाइट्रोजन गैसों को आप देखेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करती हैं? जमीन में यह फिक्स करती हैं, ठीक है। इनसे कौन लेते हैं? इनसे पेड़ पौधे लेते हैं। अब पेड़ पौधों से फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करती हैं? इनको फिर नाइट्रोजन को फिर मुक्त कर देती, फिर ये यहां चली जाती हैं, और यहां से फिर यहां, ऐसे चक्र चलता है। ऑक्सीजन को कौन पैदा करता है? हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं।
क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जब हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाई जाती है, पर्णहरिम जिसको हिंदी में कहते हैं, है ना, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाई जाती है, एक जिसको एक वर्णक बोलते हैं। उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर तो उसके मैग्ना में उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जो क्लोरोफिल के बनने में बहुत योगदान देता है। वह आप इतना जानिए कि हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। और वो काम क्या करता है? यह हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में योगदान देता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जमीन से क्या करते हैं? पानी लेते हैं, और वातावरण से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, H2O प्लस CO2, है ना। पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं और पानी का प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग करते हुए अपने अंदर अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ग्लूकोज बनाते हैं और क्या करते हैं? ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। मुक्त करना माने क्या होता है? लिबरेट करना, छोड़ना। वातावरण में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो वातावरण में ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो कौन है? हरे पेड़ पौधे हैं। और समुद्र में जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जो शैवाल हैं, कौन है? शैवाल, एल्गी, वह भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, क्योंकि वह भी वनस्पति हैं। तो जो शैवाल होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। और हमारे लिए श्वसन क्रिया में इसका बहुत महत्व है। इसके बिना यह जीवनदायिनी गैस है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। उसके बाद आर्गन है। आर्गन पे कोई टिप्पणी नहीं, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस है, ध्यान दीजिएगा, यह सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उनको जमीन पर आने देती है। जो सूर्य से जो प्रकाश की हीट है, जो हीट है, रेडिएशन है, उनको आने देती है। और जो सूर्य से प्रकाश की जो किरणें आती हैं, वो जानते हैं, वह लघु तरंगों के रूप में आती हैं। किसमें आती हैं? लघु तरंगों के रूप में ऐसे चलती हैं। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वातावरण में होती है, यह क्या करती है? यह बहुत महत्वपूर्ण गैस है। जब वातावरण में इसकी मात्रा बढ़ती है तो जानते हैं यह कंबल का काम करती है, यह ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ठंडे प्रदेशों में वहां पे शीशे का घर बनाया जाता शीशे का, जिससे सूर्य की किरणें आ जाएं। लेकिन जब पृथ्वी से ऊष्मा वापस जाए तो यह जो घर है उसे आसानी से वापस ना जाने दे, और अंदर ठंडे प्रदेशों में उस कांच गृह के अंदर, शीशे के घर के अंदर एक औसत टेम्परेचर बना रहता है, और उसमें जो वनस्पतियां होती हैं वह सही ढंग से क्या होती हैं? सही ढंग से जीवित रह पाती हैं। अगर वह कांच गृह नहीं होता तो क्या होता? उस ठंडे प्रदेश में उनको पाला भी लग सकता था। पाला क्या होता है? पाला वो होता है कि पौधों के अंदर का जो पानी होता है जब जम जाता है तो उसको पाला बोलते हैं। टेम्परेचर जब लो हो जाता है और पौधों के अंदर जो पानी होता है वह पानी जब संचारित नहीं होता है, वह जाइलम फ्लोएम के माध्यम से वह क्या करता है? एक अंग से दूसरे अंग में नहीं पहुंच पाता और वह उसी में जम जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? पाला बोलते हैं। लोग कहते हैं पाला लग गया। पाला लगना माने अंदर का पानी जम गया। ठीक है, तो ठंडे प्रदेशों में खेती करने के लिए कांच गृह का प्रयोग किया जाता है, जिससे वह सूर्य की आने वाली किरणों को आने दें, लेकिन जमीन से जो भौमिक विकिरण है, जो पृथ्वी हीट छोड़ती है, उस हीट को ना जाने दें और एक औसत टेम्परेचर उस कांच गृह में बना रहे, जिससे पौधे सरवाइव कर सकें। क्लियर हुआ?
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज ए कांच गृह का काम करती है, ग्रीन हाउस का काम करती है। उसी कांच गृह को, उसी शीशे के घर को ठंडे ठंडे प्रदेशों में कांच गृह कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस। उन पौधों के लिए वह हाउस का काम करते हैं। और ऐसे ही कुछ ऐसा ही काम प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। यह सूर्य से आने वाली हीट को तो धरती पर आने देती है, लघु तरंगों को आने देती है, लेकिन जब पृथ्वी हीट को छोड़ती है दीर्घ तरंगों के रूप में, तो इस भौमिक विकिरण को पृथ्वी जो हीट विकिरण के रूप में छोड़ती है, जिसे भौमिक विकिरण कहते हैं, जो दीर्घ तरंगों के रूप में होती हैं, इन तरंगों को यह जाने नहीं देती है, रोकती है। अगर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की औसत मात्रा इस धरती पर नहीं रहती तो रात को जीवन जीना यहां कठिन हो जाता। यही गैसें हैं, और उसमें स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो रात के औसत टेम्परेचर के लिए काफी जिम्मेदार होती है। पृथ्वी दिन में सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और रात में छोड़ती है, और जब रात में छोड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसे आसानी से जाने नहीं देती है और रात को औसत टेम्परेचर बना रहता। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा थोड़ी बढ़ती है तो विद्वानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगती हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ गई तो वातावरण में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यह पृथ्वी से वापस जाने वाली विकिरण को रोक लेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देगी, और क्या होगा? पर्वतों पे जो हिमानियां हैं वो पिघलने लगेंगी, सागर का जल स्तर उठने लगेगा, वनस्पतियां जलने लगेंगी, जीवन संभव नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोलर विकिरण को आने देती है, लेकिन भौमिक विकिरण को रोकती है, और यह पृथ्वी पर औसत टेम्परेचर को बनाए रखने में योगदान देती है। बातें समझ में आ रही होंगी? क्लियर हो गया? और ये मिलती कहां से है? हमारे आपके श्वसन से छूटती है। जो फैक्ट्रियां विभिन्न हैं, वो फैक्ट्रियां विभिन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ती हैं। जब इसकी मात्रा बढ़ती है, इसकी मात्रा जब बढ़ने लगती है तो विद्वान चिंतित होने लगते हैं। तो होता भाई औद्योगिकरण को कम करो, उद्योगों को थोड़ा सा कम किया जाए, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ना बढ़े। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें ओजोन बड़ी महत्वपूर्ण है। ओजोन गैस बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिए, ओजोन गैस बहुत महत्वपूर्ण है और यह समतापमंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ओजोन गैसों की जो कई परतें हैं वह किस परत में पाई जाती है? तो नीचे से दूसरी परत जो समतापमंडल उसमें पाई जाती है, और 15 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। अगर धरातल से ऊपर जाएंगे तो 15 किलोमीटर जैसे पहुंचेंगे, वहां से लेकर के 35 किलोमीटर पर, वहां पर इसकी एक लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लेयर माने परत होता है, एक परत पाई जाती है। और ये क्या करती है? सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, कौन किरणें? अल्ट्रावायलेट रेज। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो बहुत खतरनाक होती हैं, डेंजरस होती हैं, अगर धरती पर आ जाएंगी तो वनस्पतियों को जला देंगी, हमारी त्वचा भी जलने लगेगी, हमारा त्वचा कैंसर हो जाएगा, जीवन जीना कठिन हो जाएगा। तो ये नेचर ने क्या खूबसूरत प्रकृति को बनाया है कि 15 से लेकर के 35 किलोमीटर पर एक गैसों का एक लेयर रख दिया है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को यह रोक लेती हैं और जमीन पर आने नहीं देती। अब ध्यान देने की जरूरत है, ये 15 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है हाइट पर, समतापमंडल में पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? तो हम कहेंगे नीचे से जो ऊपर जाने पर जो दूसरा मंडल है ना, समतापमंडल, उसमें पाई जाती है। हाइट 15 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ठीक है। दूसरी बात, काम क्या है? काम इसका है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यह लंका की लंकिनी है।
लंका की लंकिनी माने यह द्वार रक्षक है, अगर कोई बाहरी एंट्री करेगा तो यह तुरंत रोक लेगी। और बाहरी कौन है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उसको रोकती। अगर लंकिनी कमजोर हो जाएगी, अगर पराबैंगनी किरणें कमजोर हो जाएंगी, अगर ओजोन परत कमजोर हो जाएगी तो क्या होगा? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें आसानी से धरातल पर आ जाएंगी और स्किन कैंसर और वनस्पति और जीवों को विनष्ट कर देंगी। अब बात आती है, हमें यह जान लेना भी जरूरी है कि यह द्वार रक्षक कैसे नष्ट हो जाएगी। इसको नष्ट नहीं होने देना है, इसको जीव जाति के कल्याण के लिए इसको बचा करके रखना जरूरी है। इसको बचा के रखना हमारा धर्म और कर्तव्य है, क्योंकि यह पूरे मानव जीवन के कल्याण से जुड़ी हुई है। तो ओजोन की परतें क्षरित कैसे होती हैं? तो जो हम लोग घरों में रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, एसी का प्रयोग करते हैं, उसमें CFC गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? CFC गैस, फ्लोरो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भरी जाती है। किसमें भरी जाती है? फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में। तो यह क्या करती हैं? यह ऊपर जाकर के ओजोन गैस का क्षरण करती है। इसलिए मानव जाति के, जीव जाति के कल्याण के लिए, वसुधा के कल्याण के लिए हमारा आपका दायित्व बनता है कि हम लोग रेफ्रिजरेटर और एसी का प्रयोग ना करें। दूसरी बात, जो वायुमंडल में वायुयान हम लोग उड़ाते हैं, उसमें जो सुपरसोनिक वायुयान है, जिनकी गति ध्वनि की चाल से भी तेज है, जेट है ना, जो वे जेट वायुयान हम लोग उड़ाते हैं, इनके धुओं में नाइट्रस ऑक्साइड ये निकलता है और यह भी ओजोन परतों को क्षरित करती हैं। तो ओजोन परतों का क्षरण कौन कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रही हैं। उसका प्रयोग कहां हो रहा है? और जो जेट विमान उड़ाए जा रहे हैं, उनके धुओं में क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है और वह भी ओजोन परत का क्या कर रही हैं? क्षरण कर रही। धूल कण, गैस हो गया, अब धूल कण पे आ जा। श्रीमान जी, वातावरण में धूल कण का भी बने रहना बहुत जरूरी है। अगर धूल नहीं रहेंगे, राख नहीं रहेंगी तो वर्षा नहीं होगी। वातावरण में इनका रहना बहुत जरूरी है। ये जो धूल के कण हैं, ये नाभिक का काम करते हैं। जो जल वाष्प होते हैं, जल की बूंदें होती हैं, इसी धूल के कण के आसपास आकर के इससे मिलती हैं और यह क्या करते हैं? ये जो धूल कण होते हैं, जल की छोटी बूंदों को अवशोषित कर लेते हैं और इनके आसपास जल की कई बूंदें आके चिपक जाती हैं और जल की बड़ी बूंदों का निर्माण होता है। तो संघनन में, कंडेंसेशन के प्रोसेस में संघनन क्या होता है? जब जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदें मिलकर के जल की बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं, तो इसको संघनन और अंग्रेजी में कंडेंसेशन कहते हैं। इस संघनन के लिए नाभिक की जरूरत होती है और इस नाभिक के रूप में काम करते हैं धूल के कण, राख के कण काम करते हैं। ये धूल के कण, राख के कण अगर नहीं होंगे तो जल की बूंदें नहीं बनेंगी और वर्षा नहीं होगी। इसलिए वर्षा के लिए धूल और राख के कण होना जरूरी है। क्लियर हुआ? सुबह शाम जो सूर्य का प्रकाश हमको सुबह शाम नीले और लाल रंग का दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है? इन्हीं धूल कणों के कारण। चूंकि ये धूल कण वातावरण में रहते हैं, तो जब सूर्य की किरणें इन पे पड़ती हैं तो वह स्कैटरिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग माने ये छोटे धूल के कण जब सूर्य की किरण आती है, ये इतने छोटे होते हैं कि सूर्य की जो किरण आ रही है, उसके किरण के, जो उसकी किरण है, उस किरण का वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम?
उसका तरंग दैर्ध्य, जिसका तरंग दैर्ध्य है ना, उससे इनका जो व्यास है वो छोटा होता है। और सूर्य की किरण क्या होती है, ये कह दिया जाए कि किरण ऐसे मोटी है, और ये छोटे से कण हैं, कण इतने छोटे हैं कि मोटी किरण आ रही है तो ये ऐसे पड़ेगी तो किरण क्या होगी, ऐसे चारों तरफ ऐसे फैल जाती है ना। इसको स्कैटरिंग कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। तो विवर्तन क्या होता है कि जब मार्ग में, प्रकाश के मार्ग में कोई सूक्ष्मतम कण पड़ जा, है ना, जिसका व्यास उस तरंग के तरंग दैर्ध्य से, जिसका तरंग है, तरंग को नापा जा तो उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं, उससे भी ये कण छोटा है, तो प्रकाश क्या होता है, ये चारों तरफ ऐसे फैल जाता है। इसको विवर्तन बोलते हैं। और सूर्य का प्रकाश जो सुबह शाम दिखाई देता है वह इन्हीं कणों के विवर्तन के कारण लाल और नीला दिखाई देता है। तो जब यहां से ये ऐसे तरंगे फटती हैं तो उनमें जो रंग होते हैं वो सारे रंग अलग अलग दिखने लगते हैं। बातें मेरी समझ में आ रही हैं? तो अगर आपसे पूछे कि सुबह और शाम सूर्य का प्रकाश जो लाल रंग दिखाई देता है वह किसके कारण होता है, तो प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है। क्लियर? तो धूल कण का रहना भी जरूरी है। ठीक है। जलवाष्प, मेरे भाई जलवाष्प की बड़ी भूमिका है। यह जलवाष्प भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरह यह भी कंबल का काम करती है, यह भी ग्रीन हाउस का काम करती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से जाने वाली भौमिक विकिरण को यह भी रोकती है। जिस दिन वातावरण में बादल होते हैं उस दिन औसत गर्मी आपको ज्यादा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि धरातल से वापस जाने वाले विकिरण को, हीट को यह क्या करती हैं, रोक लेती हैं। इसलिए यह भी कंबल का काम करती हैं, यह भी कांच गृह का काम करती हैं, यह भी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो जलवाष्प भी ग्रीन हाउस का काम करता है। और वातावरण में अगर जलवाष्प नहीं होता तो पर्यावरणीय जो घटनाएं आप देखते हैं, वर्षा वो नहीं होती, ओलावृष्टि नहीं होती, ओस नहीं पड़ती, कुहासा नहीं पड़ता, धुंध नहीं होता। ये कुहासा, धुंध, ओलावृष्टि, बर्फबारी, वर्षा ये किसके कारण होते हैं? जलवाष्प के कारण होते हैं। क्यों? जब हवा में जल की बूंदें नहीं होंगी तो ओला माने जब बरसात के साथ, जिसको आप कहते हैं पाथर गिरल है, वो पाथर नहीं होता ओला, पाथर गिरेगा तो मामला बिगड़ जाएगा। ओला होता, उसी को ओलावृष्टि बोलते। वृष्टि माने वर्षा होती है। जब जल की बूंदें हवा में तैरती हैं तो उसे कुहासा कहते हैं। लेकिन जल की बूंदें जब इतनी ज्यादा हो कि दृश्यता ही बहुत कम हो तो उसको धुंध कहते हैं। और जब जल की बूंदें पौधों पर आकर के पड़ जाती हैं तो उसको ओस, ड्यू कहते हैं। ड्यू है ना, ओस, कुहासा, सबको आप समझ पा रहे होंगे। जब आएगा आगे हम बताएंगे, लेकिन आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर वातावरण में नमी नहीं होती तो ये घटनाएं देखने को नहीं मिलती। तो यह ग्रीन हाउस इफेक्ट तो क्रिएट करती हैं। वर्षा, ओलावृष्टि, कुहासा, धुंध और ड्यू का कारण यही होती है।